वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका आज हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ ही साथ मैं इसको आपको करना भी सिखाऊंगी कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो LHS और RHS दोनों तरफ यानी कि वो इक्वल है, LHS भी और RHS भी। अब LHS और RHS का मतलब क्या है? LHS मतलब रिएक्टेंट्स और RHS का हमारा मतलब होता है प्रोडक्ट्स। तो जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो दोनों इक्वल होंगे तो हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसको हम पता कैसे लगा सकते हैं? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। मेरे पास ये एग्जांपल है Fe प्लस H2O यानी कि वाटर, और फिर मुझे प्रोडक्ट दे रहा है ये Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक केमिकल इक्वेशन है, नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये अभी सिर्फ केमिकल इक्वेशन है, हमें इसको बैलेंस्ड में चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो दोनों सेम हो। अब वो सेम कैसे होंगे, इक्वल कैसे होंगे? अब जैसे देखिए यहाँ पे Fe यानी कि जो आयरन है उसके पास ओनली एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ 2 3 4, तो इसीलिए इसका मतलब हो जाएगा 1 और प्रोडक्ट की साइड देखिए यहाँ पे इसके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए वाटर में H2O में O के पास ओनली यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड देखें हम तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाते हैं। तो इनको अब हम ठीक कैसे करें, इनको एक बैलेंस्ड कैसे बनाए? बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे Fe रिएक्टेंट के साथ भी 3 हो और प्रोडक्ट के साथ भी 3 हो। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए बहुत ईजी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। तो प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छे से करने में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 1-2 नंबर में जरूर आता है पेपर में। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमें 3 बनाना है इस Fe को यानी कि हमारे आयरन को। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड 3 है लेकिन इस साइड 1 है। तो इसको मैं 3 कैसे बनाऊंगी? मैं इसके आगे 3 लगा दूंगी यानी कि Fe और इसके आगे 3। तो यहाँ पे Fe3 यानी कि आयरन जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड, और प्रोडक्ट की साइड भी 3 है हमारे पास। अब हमें क्या करना है? हमें अपने ऑक्सीजन को 4 बनाना है। यहाँ पे 1 है, इस साइड 4 बनाना है। तो उसको मैं क्या करूंगी? देखिए मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसका 2 मॉलिक्यूल है और इस साइड भी 2 है, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इस H2O के आगे अगर 4 लगा दूं ऐसे, प्लस H2O, यहाँ पे 4 आ गया मेरे पास आगे H2O यानी कि वाटर के आगे 4 लगा दिया मैंने। तो इससे क्या होगा, जो मेरा ऑक्सीजन का एटम है उसको क्या मिल जाएगा? 4 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। 4 नंबर मिल गया यहाँ पे 4, और इक्वल में भी 4 है। लेकिन अब एक और गड़बड़ हो गई। हमने ऊपर देखा था कि जो हाइड्रोजन है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों में ही इक्वल हैं, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड दोनों में ही सेम है। लेकिन अब यहां से चेंज हो जाएगा, क्योंकि 4 × 2 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8, और 8 तो इस साइड है ही नहीं हाइड्रोजन के पास। तो वो करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए ये मैंने प्रोडक्ट की तरफ देखा तो देखिए Fe3 था, इस साइड भी Fe3 और O4, क्योंकि मैंने यहां से अपने O को 4 बना लिया है। अब इस हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए यानी कि इस हाइड्रोजन को मुझे 8 बनाना होगा प्रोडक्ट की साइड में। उसको मैं क्या करूंगी? दोबारा से मैं प्लस करके ऐसे यहाँ पे 4H2 लिख दूंगी। तो इससे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है ये क्या बन गया हमारा? दोबारा से इक्वल बन गया। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड दोनों साइड ये इक्वल हो गया। इसके पास भी 8 मॉलिक्यूल है और इसके पास भी 8 मॉलिक्यूल है।
तो यहाँ पे हम अपने इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक बार चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे Fe के पास 3 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के पास 8 मॉलिक्यूल है, ये 2 और 4, और ऑक्सीजन के पास भी 4 मॉलिक्यूल है, क्योंकि जब हम इस पूरी H2 के आगे, H2O के आगे जब मैं 4 लगाऊं या मैं 3 लगाऊं या मैं 10 लगाऊं तो ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम वही मॉलिक्यूल मिलेगा जो मैंने इसके आगे लगाया, यानी कि 4 मिल गया यहाँ से। तो यहाँ पे तो ये 3 है, ये 4, ये 8 है और ये 4 है। अब प्रोडक्ट के साइड में देखिए, यहाँ पे जो आयरन है वो 3 है ये, और जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है 4, जो कि यहाँ पे था, और हाइड्रोजन जो हमने भी किया था 8 दोनों के साइड। तो यहाँ से हमारी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हमने वेरीफाई भी कर ली है, यानी कि जो रिएक्टेंट की साइड है वो प्रोडक्ट की साइड से बिल्कुल मैच करती है, बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये तो मैंने फर्स्ट कराया, अब मैं सेकंड एग्जाम्पल एक और कराती हूँ आपको, और उससे और जल्दी से जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। अब हमें यहाँ पे देखिए, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का इक्वेशन दी गई है, यानी कि ये जो मैग्नीशियम है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हमें इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज करना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रिएक्टेंट की साइड को और अपने प्रोडक्ट की साइड को इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो Mg है यहाँ पे क्या है, ये 1, इसके पास 1 मॉलिक्यूल है, और O2 यानी कि ऑक्सीजन के पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। Mg यानी कि मैग्नीशियम के पास भी 1 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के पास भी 1 मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से मैग्नीशियम और मैग्नीशियम तो दोनों सेम है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो उसको हमें बैलेंस करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे Mg के आगे 2 लगा दें और यहाँ पे MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 लगा देंगे, तो हमारी ये जो केमिकल इक्वेशन है क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए 2Mg प्लस O2 इक्वल टू हमें क्या देगा, 2MgO। अब यहां से हमारे पास जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्टेंट की साइड वो प्रोडक्ट के साइड भी सेम हो चुके हैं, क्योंकि जब इसके आगे 2 लग गया तो यानी कि ऑक्सीजन के पास भी 2 मॉलिक्यूल है। ऐसे ही अब यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 मॉलिक्यूल आ गए और रिएक्टेंट की तरफ भी मैग्नीशियम के पास हमने 2 मॉलिक्यूल्स को लगा दिया है। तो यहाँ से केमिकल इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसके बेस पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, जैसे कि आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हमने जब अपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जान लिया है, उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, वो हमने सीख लिया है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कुछ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ और ये कुछ उसके पार्ट्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब हमें यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं हर पार्ट में, इसका हमें क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इसे हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हम हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl। ठीक है, HCl होता है, ये बात हम सभी को पता है। और ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि जो हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़े थे केमिकल रिएक्शंस के, उनमें से कौन सा रिएक्शन है। अगर आपको ये पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं। अब हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास, H2, तो हम H2 प्लस एज इट इज साइन, फिर क्लोरीन क्या होता है, Cl2, तो Cl2, और फिर हमारा आता है प्रोडक्ट में हमको क्या मिल रहा है, HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl ये हमें मिल गया। लेकिन यहाँ से क्या अब ये सवाल उठता है कि क्या ये जो मैंने यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन लिखी, क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो देखिए, सबसे पहले इसको वेरीफाई यानी कि चेक कर लेते हैं।
तो हम इसे चेक कैसे करेंगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोरीन के पास भी 2 है, लेकिन इस साइड हाइड्रोजन के पास भी 1 है और क्लोरीन के पास भी 1 है। तो इसको अगर मैं 2 में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगी? इसके आगे 2 लगा दूंगी, जिससे क्या होगा? अब यहाँ पे बिल्कुल इक्वल इक्वल है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास 2 है, इस साइड क्लोरीन के पास 2 है और इस साइड भी क्लोरीन के पास 2 है। इस कैपिटल एल की बजाय हम इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, वो मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। आगे चलते हैं अपना सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारा बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आपको ये रिएक्शन पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि टाइप ऑफ रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन है। तो चलिए, बैरियम को हम क्या लिखते हैं? Ba और क्लोराइड को Cl2 और यहां पे लग जाएगा 3 BaCl2। यहां पे मैंने 3 क्यों लगाया ये बात आपको भी पता चलेगी। देखिए, अब एल्यूमिनियम सल्फेट है, उसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम यानी कि Al करते हैं Al2 और सल्फेट है यानी कि SO4। तो SO4 को मैं कैसे लिखूंगी? SO4 और यहां पे आ जाएगा ये 3। अब प्रोडक्ट की साइड मेरे को क्या मिलेगा? देखिए, यहां पे मुझे मिलेगा बैरियम सल्फेट। अब बैरियम सल्फेट को मैं क्या लिखूंगी? BaSO4, तो BaSO4। अब मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे 3 लगाया है, उसका रीजन मैं आपको बाद में दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 3 क्यों लगाया? ये मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि देखिए यहाँ ये जो सल्फेट है पूरा किसमें? 3 में है, तो यहाँ पे 3 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लगाया। अब ये क्वेश्चन भी उठता है कि यहाँ पे 3 है तो मैंने यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को प्रोडक्ट में मिल रहा है वो मेरे को क्या मिल रहा है? बैरियम के साथ सल्फेट मिल रहा है, ना कि एल्यूमिनियम के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 3। तो यहां से ये जो इक्वेशन है ये हो जाती है बैलेंस्ड। लेकिन इसके बाद का हमें क्या करना है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम कैसे लिखेंगे? Al2 और Cl2। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पे 3 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे 3 into 2 यानी कि 6 और इस साइड देखिए 2 into 3 यानी कि 6। अब 3 इसीलिए लगाया क्योंकि मेरे एल्यूमिनियम को क्या चाहिए? ओनली 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, ना कि 3। इसीलिए मेरे को यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, ये देखिए, और पीछे क्या लग गया? 3। तो ये जो पूरी केमिकल इक्वेशन है इसको हम क्या कहेंगे? हमने इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। प्लस Al फिर Cl3 और जो ये Al है ये किसकी फॉर्म में था? ये Al के पास कितने मॉलिक्यूल थे रिएक्टेंट की साइड? 2। तो मेरे को यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्लोरीन के पास 3 क्यों लगाया? क्योंकि ये देखिए, जो बैरियम क्लोराइड है इसमें क्या है? 3 और 2, और 3 और 2 को जब मैं इंटू करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 6। यानी कि क्लोरीन के पास टोटल 6 मॉलिक्यूल है। और इस साइड अगर मैं देखूं तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? ये तो हमारा होता है पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। अब पार्ट नंबर 3 की बारी आती है। देखिए, अब पार्ट नंबर 3 में है सोडियम प्लस वाटर, यानी कि सोडियम हमारा Na और वाटर H2O। और फिर जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या देंगे? तो ये हमें क्या दे देगा? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे सोडियम हो जाता है Na, तो Na को हम कैसे लिखेंगे? Na 2Na प्लस वाटर यानी कि H2O। अब मुझे वाटर को बैलेंस्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस साइड जाके क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे भी 2 चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगी? इसके आगे भी 2 लगा दूंगी। फिर अपने प्रोडक्ट की साइड में चलते हैं। तो प्रोडक्ट हमें क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब NaOH के आगे क्या लगेगा? 2, बिकॉज
जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें सोडियम भी 2 है और जो वाटर है वो भी 2 है। अब यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, फिर हाइड्रोजन गैस प्लस H2, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो H है इसके पास 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 4 हो गए, और रिएक्टेंट के साइड हमारे हाइड्रोजन के पास कितने हैं 4। तो यानी कि यहां से ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मैंने यहाँ पे आपको इसके 3 पार्ट कराए। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और आप जितना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से आएंगे। तो जितना भी हो सके उतनी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, और आप पेपर में इससे जो नंबर है उनको गेन कर सकते हैं। ये चलिए ये वीडियो होती है यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी।